सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और अब सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है। आज के सेशन में हम लोग हरियाणा टीजीटी इंग्लिश के लिए जो पांच मेजर टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज हमने शुरू की थी, ये उसका पहला टेस्ट है। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। चलो शुरू करते हैं। वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, ये हमारे कोर्सेस हैं। जो भी कैंडिडेट इच्छुक हो वो प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो भी कोर्स आपको आवश्यक हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारी टेस्ट सीरीज हरियाणा टीजीटी इंग्लिश के लिए। वीनस मेजर टेस्ट सीरीज हरियाणा टीजीटी इंग्लिश 5 मेजर टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। 5 मेजर टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे और सभी टेस्ट का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जो भी कैंडिडेट्स इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहे वो प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। इस टेस्ट सीरीज की जो फीस रखी हुई है वो 249 रुपीज रखी हुई है। ये पहला टेस्ट है, आप देख सकते हैं, इसको एक डेमो के रूप में मान सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस लिए जाते हैं और कैसा उनका सॉल्यूशन किया जाता है। उसके बाद आपको ठीक लगे तो आप निश्चित रूप से इन टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन ऐप पर ही अवेलेबल होंगे, टेस्ट भी आपको ऐप पर ही देना होगा। और इसका जो शेड्यूल है टेस्ट का वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पर डाला हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। यह है हमारा पहला क्वेश्चन। जो आपका सिलेबस है उसमें लिटरेचर वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा अस्पष्ट है, तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चंस वहां से आ सकते हैं। सिलेबस में लिखा हुआ है कि पोइट्री पूछी जा सकती है और नॉवेल्स पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी पूछी जा सकती हैं, तो उन पे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़ा सा आप पे इन क्वेश्चन से समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेमस नॉवेल बाय विक्टोरियन नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकिंस। पूछा यह है कि इनमें से 4 नॉवेल जो दिए हुए हैं उनमें से कौन सा एक नॉवेल चार्ल्स डिकिंस का नहीं है। जब आप नॉवेल्स तैयार करें तो आपको विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं उन पे विशेष जोर देते हुए उनको तैयार करना है। क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से वहां से मिलेगा। डेविड कोपरफील्ड जो है वो चार्ल्स डिकिंस का नॉवेल है। आपको इनके नॉवेल्स के नाम जो हैं वो जरूर याद रखने चाहिए। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है ये चार्ल्स डिकिंस का है। पिकविक पेपर जो है ये चार्ल्स डिकिंस का है। वैनिटी फेयर जो है ये चार्ल्स डिकिंस का नहीं है। तो फिर आपको पता होना चाहिए किसका है, विलियम ठाकरे का है ये, ठीक है। तो ये आप पे जरूर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये किसका है, विलियम ठाकरे का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हमने ज्यादातर जो क्वेश्चंस लिए हैं वो इसी तरह के लिए हैं ताकि एक ही क्वेश्चन में कई बातों की चर्चा हो सके, एक ही क्वेश्चन में कई सूचना आपको मिल सके। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, इनमें कौन सा सही मैच नहीं है। ये भी नॉवेल्स हैं और इधर कौन है, नॉवलिस्ट हैं, तो कौन सा सही मैच नहीं है वो आपको बताना है। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज टॉमस हार्डी, ये भी विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं और ये इनका बहुत अच्छा नॉवेल है। उसके बाद मिडिल मार्च जॉर्ज इलियट का ही नॉवेल है। टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकिंस का नॉवेल है, लेकिन यूलिसिस जो है वो जोसेफ कॉनार्ड का नहीं है, ये जो जेम्स जॉयस का है, ठीक है, जेम्स जॉयस का है। तो ये जो आपका है ये सही मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये आंसर जो है वो सही आंसर है, यानी डी वाला ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। क्लियर हो गई बात भी? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। हमारी टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो इस प्रकार के लिए हैं ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में कई बातें समझ आ जाए। और हरियाणा में क्वेश्चन भी इस प्रकार के पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, ये शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है। द टेल हार्ट एडगर एलन पॉय की शॉर्ट स्टोरी है, ये बिल्कुल ठीक है। हैप्पी प्रिंस जो है ये ऑस्कर वाइल्ड की शॉर्ट स्टोरी है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हो तो
कम से कम आपके पास 50 शॉर्ट स्टोरीज, जो बहुत फेमस 50 शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। ए क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये भी सही है। और ये एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स, ये रुडयार्ड किपलिंग की नहीं है, सर आर्थर कॉनन डायल की है। ये किसकी है? सर आर्थर कॉनन डायल की है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग के किसकी है ये। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इसी प्रकार पूछे, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये किसकी है, तो आप बताएंगे ये एडगर एलन पॉय की शॉर्ट स्टोरी है। इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स एंड जंगल बुक, ये भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, किसकी हैं? तो ये हैं रुडयार्ड किपलिंग की, बहुत फेमस है। जंगल बुक तो आप लोगों ने हो सकता है कईयों ने पढ़ी भी हो, सुनी भी हो उसके बारे में, ठीक है। इसमें एनिमल कैरेक्टर्स हैं, मौगली का नाम सुना होगा आपने, शेर खां का नाम सुना होगा आपने, तो वो इसमें कैरेक्टर्स हैं जंगल बुक के, ठीक है। प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स, ये जो शॉर्ट स्टोरीज हैं ये किसकी हैं? रुडयार्ड किपलिंग की हैं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, इनमें कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? हमने नॉवेल्स देखे, हमने शॉर्ट स्टोरीज देखी, और ये पोइम्स हैं। टिंटन एबे जो है ये जॉन मिल्टन की पोइम नहीं है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है। किसकी है भैया? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है, तो आप पे इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाइपेरियन जो है ये जॉन किट्स की है, बिल्कुल ठीक है। कुबला खान, ये वो पोइम्स हैं जो बहुत फेमस पोइम है, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती रही है, तो हो सकता है कोई पोइम इनमें से आपको पूछ लें। कुबला खान एसटी कोलरिज की, इसको फ्रेगमेंट कहते हैं, यानी आधी है ये, और ड्रीम फ्रेगमेंट भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसका? ड्रीम फ्रेगमेंट भी कहा जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि वो सपन देख रहे थे और फिर उनकी आंख खुल गई, जितना वो देख पाए उतना इन्होंने इसमें लिखा, तो ड्रीम फ्रेगमेंट इसको कहा जाता है। स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू आर्नोल्ड की पोइम है। तो इस प्रकार जो फेमस पोइम्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप चौसर से लेके मॉडर्न एज तक, कंटेम्प्रेरी एज तक आप सारी की सारी पोइम्स को याद कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। आपके पास इतना समय भी नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपके पास इतना समय भी नहीं है। तो कम से कम आपके पास 150 जो इंपोर्टेंट पोइम्स हैं उनका कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, आप उनको ठीक तरीके से तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चंस तो उनमें से कहीं से कोई पूछा जाना है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन एलिमेंट ऑफ ए रिपोर्ट, ये जो राइटिंग वाला पोर्शन है वहां से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट का जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन सा नहीं है? रिपोर्ट राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, ईमेल है, डायरी एंट्री है, इस पे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लो आप लोग। कंटेंट सब में होता ही है, इंट्रोडक्शन होता है, डिस्कशन होता है, लेकिन रेपिटेशन वाला जो मामला है वो किस में नहीं है? रिपोर्ट में नहीं है। उसके बाद देखते हैं इन विच टाइप ऑफ लेटर देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग इनसाइड एड्रेस, किस प्रकार के लेटर में इनसाइड एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है? देखिएगा बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर यानी आप जिसको लिख रहे हैं तो अपन क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद में जिसको भेजा जाता है उसका एड्रेस लिखते हैं, उसमें तो लिखते ही हैं। ऑफिशियल एड्रेस में भी लिखते हैं किसको भेजा जाना है, तो ये हम लिखते हैं उसमें। इनफॉर्मल एड्रेस का मतलब क्या है? इनफॉर्मल लेटर का मतलब पे पर्सनल लेटर्स जो हैं, जैसे आप लोग अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो लेटर में दोस्त का एड्रेस नहीं लिखते हैं, तो फिर कहां लिखते हैं? बाहर जो इन्वेलप होता है, लिफाफा होता है, उस पर लिखते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका सही आंसर जो हो क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नोटिस राइटिंग, इनमें से कौन सी बात नोटिस राइटिंग के बारे में सही है? A notice contains a formal announcement or information. नोटिस में क्या होता है? एक औपचारिक अनाउंसमेंट होता है या कोई सूचना दी जाती है, इसी के लिए नोटिस चस्पा किया जाता है। इट्स टोन एंड स्टाइल इज फॉर्मल एंड फैक्चुअल, नोटिस की जो टोन होती है और स्टाइल होती है वो फॉर्मल होती है, ठीक है, औपचारिक होती है, और फैक्चुअल होती है, उसमें फैक्ट्स को बताया जाता है। The format of notice include the word notice,
नोटिस का जो फॉर्मेट होता है उसमें नोटिस लिखा जाता है ऊपर, उसके बाद डेट लिखी जाती है, हेडिंग और राइटर्स नेम और डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें उसमें लिखी जाती हैं किसमें, नोटिस में। जब आपने नोटिस राइटिंग देखा होगा तो आपने ये जरूर पाया होगा कि ऊपर हम क्या लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, डेट वगैरह सारी चीजें लिखते हैं, नीचे साइनिंग अथॉरिटी भी लिखते हैं, डिजिग्नेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें सही बात है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हमने प्रयास ये किया है कि एक ही क्वेश्चन में आपको नोटिस के बारे में कई बातें बता दी जाएं, ताकि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन मिले तो आप उसका आंसर ठीक से कर पाए। उसके बाद देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन। इन्विटेशन राइटिंग के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तो प्रकार के। यहां जो हम देख रहे हैं वो कौन सा है, फॉर्मल है, ठीक है। इट इज मेंट फॉर अ लॉट ऑफ इन्विटेज, ठीक है। ये जो लिखा जाता है कई लोगों के लिए लिखा जाता है। फॉर्मल जो होता है वो व्यक्तिगत तो होता नहीं है, आप किसी व्यक्तिगत नहीं करें, सब लोगों के लिए एक आपने तैयार करवा लिया, वो होता है। इट इज रिटन इन द थर्ड पर्सन, ये सही बात है कि थर्ड पर्सन में लिखा जाता है ये, कि मिस्टर रमेश इनवाइट्स, इस प्रकार से लिखते हैं अपन इसको। नेम ऑफ द इनवाइटी इज नॉट इंक्लूडेड, किसको आप इनवाइट कर रहे हैं ये नहीं लिखा जाता है उसमें। द एड्रेस इज रिटन ओनली ऑन द इनवलप, केवल इनवलप पर लिखा जाता है जिसका एड्रेस है, वो अंदर नहीं लिखा जाता है। इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखा जाता, किसमें लिखा जाता है, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। फर्स्ट पर्सन में इनफॉर्मल इन्विटेशन या फिर इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। क्लियर हो गई बात भी है। उसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज नॉट अ गुड डायरी एंट्री कंटेंट। कौन सी विशेषता जो है एक अच्छी डायरी एंट्री में नहीं होती है। ए गुड डायरी एंट्री, डायरी राइटिंग कंटेन्स द प्लेस, डेट, डे, इवन द टाइम ऑफ राइटिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज अ गुड डायरी एंट्री कंटेन, यानी इनमें से कौन सी एक विशेषता एक अच्छी डायरी एंट्री में होती है, ये पूछा हुआ है। तो क्या होता है डायरी राइटिंग में भाई, प्लेस भी लिखा जाता है, डेट भी लिखी जाती है, डे भी लिखा जाता है, और किस समय लिखे जा रही ये भी लिखा जाता है। भाई किस समय की क्या बात है। द स्टाइल एंड टोन इज जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल। डायरी की जो स्टाइल होती है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे कि डायरी राइटिंग की जो स्टाइल होती है वो कैसी होती है, जनरली कैसी होती है, इनफॉर्मल होती है, और कैसी पर्सनल होती है कि उसमें आप अपनी व्यक्तिगत बातें लिख रहे होते हैं। इट शुड बी रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये किसमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जानी चाहिए, यानी कौन सी बात पहले हुई, फिर उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उस ढंग से लिखी जानी चाहिए। तो इसमें सारी बातें शामिल हैं। तो ऑल ऑफ दीज, द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड स्टोमक, ठीक है, इस वर्ड का सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है ये पूछा हो आपसे। फोनेटिक्स आपसे पूछी ही जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस उसमें होते हैं, और इसका सही ट्रांसक्रिप्शन जो है वो है स्टमक। इसको स्टोमक नहीं कहते, क्या कहते हैं बेटा, इसको स्टमक कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है, बी इसका सही आंसर है। आपके पास कम से कम 250 से 300 के आसपास वर्ड्स होने ही चाहिए जिनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको पता हो। कम से कम 300 वर्ड की प्रैक्टिस तो आप जरूर करके जाएं, और वे शब्द जो बहुत ही कॉमन वर्ड हैं लेकिन हम उनको ठीक से उच्चारित नहीं करते हैं, उन शब्दों को आप जरूर देख के जाएं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ये देखो ओनियन नहीं है, ये एनियन बोलते हैं इसको, जबकि आपको लगेगा कि ओ से शुरू हो रहा है तो ओनियन बोलें। इसका सही जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वो क्या है, एनियन है इसका, एनियन। ए की साउंड आती है इसमें, ओ की बजाय ए की। द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड्स BREATH और BREATHC, एक इनमें से नाउन है और एक इनमें से वर्ब है। ये नाउन है जिसको ब्रेथ बोला जाता है, ठीक है, और ये वर्ब है जिसको ब्रीथ बोला जाता है। तो ये इसके सही आंसर है। आपको ये पता करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ताकि आप उसी प्रकार की तैयारी कर सकें। टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप एक बार ये जान लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन संभवतः आपसे पूछे जा सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है उसी लेवल की तैयारी आप कर सकें। ऑल वाउल साउंड्स आर
देखो दो प्रकार की साउंड्स हैं, वॉइस साउंड और वॉइसलेस साउंड है। तो आप जब फेनेटिक्स पढ़ें तो आपको साउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो जरूर पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार की साउंड्स हैं, किस आधार पे उनको बांटा जाता है, ठीक है, उनकी क्या डेफिनेशंस हैं। तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सारी जो वाउल साउंड हैं वो वॉइस्ड साउंड्स होती हैं। कैसी होती है बेटा? वॉइस्ड साउंड होती हैं। तो ये आपका, उसके बाद अपन चलते हैं। देखो हम इस क्लास में आपको ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से नहीं करेंगे अपन, ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप उस लेवल के उस तरीके के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का ये फायदा होता है। द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एनवायरनमेंट विद करेक्ट स्ट्रेस, एक्सेंट जो है वो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसका जो है इन्वायरमेंट, ठीक है, मेंट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्ट्रेस जो है वो देखो यहां लगा हुआ है, ये मेंट जो है तो फिर तीसरे पे लगा हुआ है, ये यहां इसका लगा हुआ है। स्ट्रेस के अपने रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आप ठीक से देखेंगे। उसके बाद ये हैं वर्ड पावर के क्वेश्चंस। चूज द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको हराया नहीं जा सके, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता हो उसको। इसमें एक वर्ड है अनकंकरेबल, जिसको जीता नहीं जा सके, तो ये इसका सिमिलर वर्ड है इनविंसिबल। ये इनएविटेबल का मतलब क्या है? इनएविटेबल का मतलब होता है जिससे बचा नहीं जा सके, जो बहुत आवश्यक हो, नेसेसरी हो, जैसे अनअवॉइडेबल, ये इसका सिमिलर वर्ड है। पूछा क्या है? ऑपोजिट वर्ड है, तो उसका हो जाएगा अनसर्टेन। इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन, निश्चित है, और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? अनसर्टेन, इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन है। देयर इज बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरिया, कोई संबंध नहीं है, तो उसका होता है देयर इज नो लव लॉस्ट। देयर इज नो लव लॉस्ट, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अपन चलते हैं बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है पॉइंट की बात नहीं करना, इधर उधर की बातें करना। तो इसमें है अवॉइड द टॉपिक, इसका सही आंसर क्या है? अवॉइड द टॉपिक। जैसे अपन किसी को कहते हैं कि डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आइएगा, इधर उधर की बातें मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका टू फ्रेंड्स अपीयर टू हैव, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। फॉल आउट होता है, फॉल आउट यानी झगड़ना होता है, फॉल आउट यानी झगड़ना होता है, और यहां हैव के बाद आपको लिखा हुआ है फॉलन आउट। क्या लिखा हुआ बेटा? फॉलन आउट। टू फ्रेंड्स अपीयर टू हैव फॉलन आउट ओवर अ माइनर इश्यू। दो दोस्त जो हैं ऐसा लगता है कि वो झगड़ लिए हैं किसी माइनर इश्यू पे, छोटे से मामले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, वन वर्ड का क्वेश्चन है। प्रेजेंट एवरीवेयर ऑमनी प्रेजेंट होता है, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, ऑमनीसिएंट जो सब कुछ जानता हो, ऑमनीपोटेंट, ये तो सिमिलर ही है, ऑमनीपोटेंट। इसका सही आंसर जो है वो ऑमनी प्रेजेंट है। वर्ड्सवर्थ वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचुरल सीनरी एंड, होमिनिम का क्वेश्चन है। साइट, CIT, साइट का मतलब होता है किसी एग्जाम्पल को बताना, जिस प्रकार से द जज साइटेड अ डिसीजन, जज ने कोई पुराना डिसीजन साइट किया, यानी एग्जाम्पल के रूप में पेश करना साइट कहलाता है। SIT, साइट, ये जगह का होता है, जैसे नहीं कहते उस साइट पे काम चल रहा है, ठीक है, एक्सीडेंट साइट। ये साइट होता है सीन, दृश्य, ठीक है, तो इसका यहां हो जाएगा SIGST, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचुरल सीनरी एंड साइट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। आवर जवान्स ले, ये सीज होता है, सीज का मतलब रोकना होता है, ठीक है। सीज, सीज यानी किसी चीज को जकड़ लेना होता है, ग्रैब, पकड़ लेना होता है, ये भी नहीं। और ये सीज घेरा होता है, ठीक है। आवर जवान्स ले, हमारे जवानों ने क्या कर दिया? घेरा डाल लिया, तो
तो इसका सही आंसर जो है ये सी हो जाएगा। सी ये चलनी होती है, छलनी या चलनी जिसको आप लोग कहते हो, छलनी भी कह सकते हो। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डेली पेपर। पूछा यह कि इसमें डेली क्या है। डेली जो है वो जनरली एडवर्ब होती है, लेकिन यहां पेपर जो है वो नाउन है, और इस नाउन के लिए आई हुई है, इसका मतलब ये क्या आपके एडजेक्टिव है। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है। ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल डेली, यहां डेली जो है वो एडवर्ब है, तो इतना जरूर आप इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउलिंग ऑफ द वुल्फ filled the flock with terror. Identify the word in the above sentence which is not a noun. Word ढूंढो जो नाउन नहीं है। वुल्फ ये नाउन है, फ्लॉक नाउन है, ये जो आपका है कलेक्टिव नाउन है, टेरर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, विद जो है ये विद यहां जो है प्रेपोजिशन है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। मैजेस्टिक क्या है, गॉल क्या है, तो मैजेस्टिक जो है वो एडजेक्टिव है, गॉल जो है वो नाउन है, सेफली जो है वो एडवर्ब है, और ड्रीम्ड जो है वो क्या है, वर्ब है। तो अब देखिएगा इसमें 4 3 ये इसका आंसर हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आप ये देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द बगलर डिसअपीयर्ड विद द कैश। पूछा यह है कि डिसअपीयर्ड जो लिखा हुआ है ये किस प्रकार की वर्ब है, तो ये डिसअपीयर जो है ये इंट्रांजिटिव प्रकार की वर्ब है। किस प्रकार की वर्ब है, इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसके बाद में नाउन यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ट्रांजिटिव हो नहीं सकती, लिंकिंग है नहीं, ऑक्सिलरी है नहीं, कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये पूछ सकते हैं ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव कैसी वर्ब है। सच क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, तो आपसे पूछा है कि सच इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सच क्वेश्चन जो है ये नाउन है, और सच क्वेश्चन के लिए आया है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है, और किस प्रकार का एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस दैट दीज दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, सच भी उनमें से एक है। मैनी अमेजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन, आपको इसकी वॉइस चेंज करनी है। आर टोल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले से किस में है, पैसिव वॉइस में है, तो आप इसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे एक्टिव वॉइस में चेंज, आर बीइंग टोल्ड ये भी पैसिव वॉइस में है, और मैनी अमेजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन, इसके बारे में कही जाती हैं। यहां ये कह रहा है कि मार्क ट्वेन कहता है, ये भी नहीं, आर टेलिंग नहीं आएगा, आर टोल्ड है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ये ऑप्शन हमारे पास बचता है, पीपल टेल मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज, मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड। कौन कहता ये नहीं है, तो हमने क्या ले लिया, पीपल ले लिया। पीपल टेल मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ट्वेन, ठीक है। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है ये, फिर पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से अलग अलग स्टेट्स में। लिटिल स्टॉक्स फेल ग्रेट ऑक्स, छोटे छोटे स्टॉक हैं, बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो इसकी वजह से पूछा है कि फेल जो है वो यहां प्रेजेंट सिंपल की वर्ब है, ठीक है। एक होता है फॉल, फॉल यानी गिरा देना, उसकी सेकंड फॉर्म फेल होती है, और थर्ड फॉर्म फॉलन होती है। ये वो नहीं है, ठीक है, फॉल यानी गिरना, ये जो है ये गिरा देना है, पेड़ वगैरह को गिराना होता है, और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है फेल्ड होती है, ठीक है। तो ग्रेट ऑक्स आर फेल्ड बाय लिटिल स्टॉक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, शी सेड टू हिम व्हाई डू यू वांट द जॉब, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। शी आस्क्ड हिम, सब में आस्क्ड हिम लिखा हुआ है, व्हाई ठीक है, यू किससे बदल जाएगा, ही में, ही वांटेड, वांटेड भी ठीक है, द जॉब, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहला ही जो है वो सही आंसर है, ये आपका सही आंसर है। He said, alas, how foolish I have been. Exclamatory sentence है। He expressed with sorrow that he
expressed with sorrow that he had been very foolish. Regret that he had been very foolish. ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है. That he had been, I have been, ठीक है. He expressed with sorrow और regret. sorrow और regret, तो लास्ट जो है वो sorrow के लिए यूज होता है. तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा. उसके बाद देखते हैं I know where she lived. द सबऑर्डिनेट क्लॉज के क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे. सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज. द सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस. तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो यहां तक है. ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है आई नो. और ये कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है? तो ये नाउन क्लॉज है. कौन सी बेटा? ये नाउन क्लॉज है ये. और ये आपकी किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है. नो वर्ब जो है इस नो वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रही है. तो कहां है देखिएगा इसमें? नाउन क्लॉज फंक्शनिंग एज ऑब्जेक्ट. ये इसका सही आंसर हो गया. अभी क्वेश्चन नंबर 34. स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट. इसमें इसको अंडरलाइन किया हुआ है. कौन सी क्लॉज है ये पूछा हुआ है. स्ट्राइक कब? जब लोहा गर्म हो. तब चोट कीजिएगा जब लोहा गर्म हो. क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है. टाइम बता रहा है. इसका मतलब कौन सी क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज है. कौन सी क्लॉज है बेटा? एडवर्ब क्लॉज है. ये मान के चलते हैं कि ये क्लॉज कौन सी है? एडवर्ब क्लॉज है. आपने जरूर पढ़ी होगी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. और यदि नहीं पढ़ी है तो एक बार इनको आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है. उसके बाद कौन सी क्लॉज किस प्रकार के सेंटेंस बनाती है? कंपाउंड कौन सी बनाती है? कॉम्प्लेक्स कौन सी बनाती है? जरूर देख के जाइएगा. ये कॉनकॉर्ड का क्वेश्चन है. टू मेक प्लान्स एंड नॉट टू फॉलो देम. टू मेक एंड नॉट जो है इससे जुड़ा हो तो वह पहले वाले के अनुसार आती है. टू मेक प्लान्स तो ये सिंगुलर हो गया. टू मेक प्लान्स ये जो आपके फ्रेज है इसके अनुसार लीड्स आना चाहिए. तो क्या लिखेंगे अपन इसमें? लीड्स लिखेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है 36 वाला भी. वन जब और से जुड़ा हो तो वर्ब किसके अनुसार आती है? बाद वाले के अनुसार आती है. और बाद ये पूरा है. ऑफ दीज स्टूडेंट्स यानी द अदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स. फिर यदि ऑफ से जुड़ा हो तो फिर पहले वाले के अनुसार आती है. तो कौन आ गया? ये अदर आ गया. तो इसमें क्या जाएगा? वन और द अदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैड स्टोलन. किसके अनुसार? अदर के अनुसार. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. द टीचर एज वेल एज है तो पहले वाले के अनुसार, टीचर के अनुसार. तो क्या आएगा इसमें? द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैज टू वर्क हार्ड. क्या लिखेंगे इसमें? हैज टू वर्क हार्ड लिखेंगे. उसके बाद देखिएगा ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है. इट जब सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर वर्ब लिखनी पड़ेगी. तो क्या लिखेंगे इसमें? इट इज यू हु. जब रिलेटिव प्रोनाउन हो तो उसके पहले वाले के अनुसार है तो यू के बाद में क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा. इट इज यू हु आर. तो इज और आर ये इसका आंसर हो जाएगा. ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस. हमेशा बेकवासबाजी बातें करता है. मॉडल का क्वेश्चन है. सर्टेनिटी के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है. नेसेसिटी, सर्टेनिटी के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है. कौन से नोशन के लिए कौन से मॉडल का प्रयोग किया जाता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए. तो क्या लिखेंगे? ही मस्ट बी एन इडियट होना चाहिए, ठीक है. वर्क हार्डर लिस्ट के बाद शुड आना चाहिए. नेगेटिव पर्पस बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का प्रयोग किया जाता है. हार्ड वर्क कीजिएगा लेस्ट यू फेल द एग्जामिनेशन. कहीं आप फेल न हो जाएं, यानी फेल होने से बचने के लिए आपको हार्ड वर्क करना चाहिए. तो लिस्ट के बाद जब शुड आता है तो नेगेटिव पर्पस बताने के लिए प्रयोग किया जाता है. किसके लिए भाई? नेगेटिव पर्पस बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द म्यूजिक सॉ. इट टेंस का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है. द म्यूजिक सॉ व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल. जब हम हॉल में पहुंचे. दो काम हो रहे हैं. एक तो आप हॉल में पहुंचे यहां, उससे पहले म्यूजिक जो सॉ है वो शुरू हो चुका था. यानी कंप्लीट एक्शन से पहले की कंप्लीट एक्शन. तो क्या लिखेंगे? हैड बिगन लिखेंगे. क्या लिखेंगे भाई? हैड बिगन, ठीक है.
उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन जिरेंट। आपके सिलेबस में जिरेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव ये हैं, तो इनमें निश्चित रूप से आपसे आइडेंटिफिकेशन पूछेगा कि इनमें पार्टिसिपल कौन सी है, जिरेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो आप देख के जाना ठीक ढंग से। रोलिंग स्टोन ये पार्टिसिपल है, स्टोन के लिए आया हुआ है एडजेक्टिव, ठीक है, तो ये क्या है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव होता है। ही केप्ट मी वेटिंग, इंतजार करवाता रहा, ये भी पार्टिसिपल है। आई डोंट वांट टू गो, ये टू इन्फिनिटिव है। आई लाइक प्लेइंग, मैं क्या पसंद करता हूं, खेलना पसंद करता हूं, यानी ये नाउन के रूप में काम हुआ है। और जब वर्बल नाउन होती है तो उसको क्या कहा जाता है, जिरेंट कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ठीक से देख के जाइएगा, यहां से अच्छे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो डी इसका सही आंसर। फाइंड द एरर इन द पास्ट, आपको एरर ढूंढना है, ठीक है। मनीष सेड, मनीष ने कहा दैट ही इज, ये देखिएगा आपकी प्रिंसिपल क्लॉज किस में है, पास्ट में है, तो फिर ये इज नहीं आएगा, ही वॉज बिजी आएगा। तो ये पोर्शन जो है वो एरर वाला है। ये आपका यस, चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे। इसमें ओनोमेटोपिया है, जब जो वर्ड्स है वो साउंड करें सेंस को, यानी वर्ड से आपको मीनिंग का लगभग अंदाज हो जाए, तो वो क्या होता है, ओनोमेटोपिया होता है। ये आप पे जितने भी मेजर फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनको जरूर देख के जाइएगा। अलिट्रेशन क्या होता है, एसोनेंस क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, इनके एग्जाम्पल्स, अच्छे लेवल के एग्जाम्पल्स जरूरी इसमें देखें। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल और डेफिनेशन। तो हमने डेफिनेशन भी ली है। A figure of speech wherein a comparison is made between two unlike quantities without the use of like or as. Like और as के बिना यदि कंपैरिजन है तो वो क्या है, वो फिर मेटाफर है। और ये है आपका he was obstinate, obstinate जिद्दी होता है, he was punished। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, सिंथेसिस का क्वेश्चन है। सिंथेसिस का मतलब दो सिंपल सेंटेंस को मिला के कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना। तो कंपाउंड सेंटेंस के लिए आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए, और इसमें बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेटिंग है, इसका मतलब ये नहीं है, बीइंग ये भी नहीं है क्योंकि ये सिंपल है, और देयरफॉर जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ही वॉज ऑब्स्टिनेट, वो जिद्दी था, इसलिए ही वॉज पनिश्ड, इसलिए उसको क्या किया गया, दंडित किया गया। अब आते हैं अपन, एक पैराग्राफ भी आपसे पूछा जाएगा, और ये हमने एक पैराग्राफ लिया है। पैराग्राफ को पढ़ के समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसके क्वेश्चंस मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। इन द पैसेज द ऑथर्स अल्टीमेट इंटेंशन टू टॉक अबाउट, किसकी बात कर रहा था, एजुकेशन की बात कर रहा वो। इसमें जब आप पैसेज को पढ़ेंगे, आपने टेस्ट दिया तो आपने जाना होगा इसमें एजुकेशन है। द फ्रेज रेजिंग अस, ऊपर एक फ्रेज आई रेजिंग अस, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है मेकिंग अस फील दैट वी आर मोर इंपोर्टेंट देन वी रियली आर, हमें ये फील करवाना कि हम जैसे सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं व्हाट सरप्राइजेस द ऑथर, ऑथर को क्या सरप्राइज करता है। ऊपर जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर आएगा डिस्पाइट बीइंग डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट होने के बावजूद द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के जो सिद्धांत हैं आर प्रैक्टिस्ड बाय सो मेनी पीपल, तो उनको बहुत सारे लोग उन सिद्धांतों को मानते हैं, ये उसको सरप्राइज करती है बात। द ऑथर हेजिटेट्स टू टॉक अबाउट रिलीजन, ऑथर रिलीजन के बारे में बात करने से डरता है, हेजिटेट हिचकिचाता है, क्योंकि ही डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। ये ऊपर पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। इस प्रकार से हमने इसका टेस्ट का सॉल्यूशन किया। निश्चित रूप से आपको एक अंदाज हो गया होगा कि इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करें। किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहें तो स्क्रीन पे जो नंबर हैं आप उन पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।